हेलो दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं 40 इंपॉर्टेंट जीके जीएस, जिसमें कि इस क्वेश्चन को डिजाइन इस प्रकार से किया गया है कि 80% क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर है और 20% जो क्वेश्चन है वह एग्जाम ओरिएंटेड रखा गया है, जिसको कि एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना है। ये हमारा सेट नंबर 22 है और हम आपको टोटल 30 सेट देने वाले हैं। अगर आप सभी सेट को एक तरफ से देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन इसी क्लास से देखने के लिए मिलेगा। आइए हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। आज का पहला क्वेश्चन बोला गया है कि कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है। आपको बताना है यहाँ पे कि कथकली राज्य का संबंध जो है वह है किस राज्य से है। तो आपका उत्तर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। अगर हम और बात करेंगे तो ओडिशा के बारे में बात करेंगे तो यहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो ओडिसी है। और अगर हम बात कर लें तो मणिपुर, तो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य क्या है, मणिपुरी हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न आगे है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है वो आपको बताना है। तो आपका जो उत्तर यहाँ से हो जाएगा वह हो जाएगा विद्युत सेल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगर हम बात करेंगे विद्युत बल्ब के बारे में तो यह जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा में बदलता है। और अगर ट्यूबलाइट की बात कर लें तो यह जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। और मोमबत्ती के बारे में बात करेंगे तो यह जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और उष्मा ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न आगे है, अल-कायदा किस देश का आतंकवादी संगठन है। तो आपसे पूछा अल-कायदा के बारे में तो यह जो है किस देश का आतंकवादी संगठन है। तो यह जो हो जाएगा अफगानिस्तान का आतंकवादी संगठन है अल-कायदा, आपको याद रखना है। अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान के लिए तो यहाँ जो है लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठन क्या है, सक्रिय है। और कोलंबिया में क्या है, फॉर्क नामक विद्रोही संगठन सक्रिय है। और अफगानिस्तान यहाँ तो सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे श्रीलंका की बात करेंगे तो एलटीटीई नामक जो है संगठन सक्रिय था, कहाँ पे, तो श्रीलंका में। अगला प्रश्न आगे है, कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो कैल्शियम कार्बाइड पर जब आप पानी गिराएंगे तो यहाँ पे एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस, तो एसिटिलीन गैस आपको याद रखना है। अगर बात करेंगे एथिलीन के बारे में तो यह जो है फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने वाला हार्मोन होता है। और ये जो यहाँ तो सही उत्तर हो जाएगा एसिटिलीन। और मीथेन के बारे में बात करेंगे तो इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। और बायोगैस का जो है मुख्य घटक है मीथेन। और नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में इसका 78% यानी कि वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। अगला प्रश्न आगे है, हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है। आपसे यहाँ पूछा गया है कि हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है। तो आपका उत्तर यहाँ से हो जाएगा फिनलैंड, बिल्कुल सही। अगर हम बात कर लें इसके बारे में तो थाईलैंड के बारे में बात करना है तो इसे जो है सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। और बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। और बात करेंगे लेबनान के बारे में तो इसे मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। किसे कहा जाता है, लेबनान को। अगला प्रश्न आगे है, उष्मा की मात्रा का मापक क्या है। तो उष्मा की मात्रा का मापक के बारे में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से जो आपका उत्तर हो जाएगा वह कैलोरी हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा ए नंबर सही होगा। अगर हम बात करेंगे केल्विन के बारे में तो यह जो है ताप का एसआई इकाई होता है केल्विन। और ये फ्लक्स की बात करेंगे तो यह चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र की मात्रा को मापता है। और लक्स के बारे में बात करेंगे तो यह जो है यह प्रकाश की तीव्रता की इकाई है लक्स। और अगर हम बात कर लें अगला प्रश्न की तो खमेर रूज क्या पूछा आपसे, तो खमेर रूज किस देश का आतंकवादी संगठन है, ये आपसे पूछा है। तो आपका जो उत्तर यहाँ से हो जाएगा वह हो जाएगा कंबोडिया। कंबोडिया का आतंकवादी संगठन है खमेर रूज। अगर हम बात करेंगे श्रीलंका के बारे में तो तमिल इलम यानी कि एलटीटीई संगठन था, कहाँ पे, तो श्रीलंका में। और पाकिस्तान में तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी जो है सक्रिय है पाकिस्तान में। और कंबोडिया तो आपका सही उत्तर होगा। और लेबनान के बारे में बात करेंगे, यहाँ जो है हिजबुल्लाह संगठन क्या है, सक्रिय है लेबनान में। अगला प्रश्न आगे है, ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है। ऑरेंज बुक के बारे में आपसे पूछा गया तो यहाँ पे आपका उत्तर नीदरलैंड सही होगा। नीदरलैंड जो है ऑरेंज बुक यानी कि नीदरलैंड का जो है सरकारी दस्तावेज ऑरेंज बुक है।
अगर हम बात करेंगे फ्रांस के बारे में, तो इसका जो सरकारी दस्तावेज है इसे जो है येलो बुक कहा जाता है। और आगे बात करेंगे तो इटली के बारे में, तो इटली के जो है सरकारी दस्तावेज को ग्रीन बुक कहा जाता है। और ईरान के बारे में बात करेंगे तो ईरान ईरान का भी सरकारी दस्तावेज जो उसे भी ग्रीन बुक ही कहा जाता है। और यहाँ पे सही उत्तर आपका नीदरलैंड बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आगे है, भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार के बारे में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से जो आपका उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा पंडित रविशंकर। क्या होगा उत्तर आपका? तो पंडित रविशंकर। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हरिहरन के बारे में, तो यह जो है एक प्रसिद्ध पार्श्व और गजल गायक है। और बिस्मिल्लाह खां के बारे में बात करेंगे हम, तो ये क्या है? प्रख्यात शहनाई वादक। और पंडित बिरजू महाराज के बारे में बात करेंगे तो ये क्या है? प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। अगला प्रश्न आगे है, विश्व दूरसंचार दिवस है किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो विश्व दूरसंचार दिवस है वह जो है मनाया कब जाता है ये आपको बताना है। तो यह जो है 17 मई को मनाया जाता है, विश्व दूरसंचार दिवस है। अगर हम बात करेंगे 16 मई के बारे में, तो इस दिन जो है डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर बात कर लें हम 22 दिसंबर के बारे में, तो इस दिन जो है यहाँ पे राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 8 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि फेडरल आयोग का संबंध किससे है? आपको यहाँ पे बताना है कि फेडरल आयोग का जो संबंध है वह किससे है। तो आपका जो उत्तर होगा वह ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि शिक्षा से संबंध है किसका? तो फेडरल आयोग का। अगर हम बात करेंगे तो गरीबी के लिए बात करेंगे, तो गरीबी मापने के लिए भारत में जो है तेंदुलकर और रंगराजन समिति बनाया गया था। और बात करेंगे यहाँ पे तो सामाजिक विकास के लिए जो है कई प्रकार के अलग अलग समिति बनाए गए थे। और प्रदूषण के लिए जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का, यानी कि प्रदूषण जो है भारत में इसके लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड जो है CPCB काम करता है। अगला प्रश्न आगे है, उच्च ताप को किससे मापा जाता है? आपसे देखिए पूछा गया है कि उच्च ताप को किससे मापा जाता है। तो आपका उत्तर जो होगा यहाँ से वह हो जाएगा पायरोमीटर। पायरोमीटर से है जो है उच्च ताप को मापा जाता है। अगर बात करेंगे टेकोमीटर, तो यह जो है किसी मशीन के घूमने की गति यानी कि RPM को मापता है। कौन मापता है? तो टेकोमीटर। आगे बात करेंगे नेफोमीटर के बारे में, तो यह जो है बादलों की दिशा और उनकी गति को मापता है नेफोमीटर। और अगर आगे बात करेंगे हम, तो हेलोमीटर ये क्या है? यह कोई प्रचलित यंत्र नहीं है, यानी कि यह कोई यंत्र नहीं है। और आगे बात करेंगे पायरोमीटर, यह आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आगे हम बात करेंगे तो मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मोहिनी अट्टम के बारे में आपसे पूछा गया है। तो मोहिनी अट्टम का जो संबंध है वह जो है कहाँ से है? तो केरल से है। कहाँ से है मोहिनी अट्टम का संबंध? तो केरल से हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें कर्नाटक के बारे में, तो यहाँ का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? यक्षगान। आपको याद रखना है, कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य यक्षगान है। और अगर हम बात कर लें मणिपुर के बारे में, तो मणिपुरी नृत्य जो है यहाँ पे किया जाता है। और ओडिशा में क्या होगा? तो ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी। अगला प्रश्न आगे है, येलो बुक किस देश का प्रमुख सरकारी दस्तावेज है? ये आपको बताना है। तो जो येलो बुक है वह जो है फ्रांस का सरकारी दस्तावेज है। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ से ए नंबर सही हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे नीदरलैंड्स के बारे में, तो इसके सरकारी दस्तावेज को क्या कहेंगे? तो ऑरेंज बुक कहा जाता है। और अगर हम बात करेंगे भारत के लिए, तो भारत के आधिकारिक दस्तावेज को श्वेत पत्र यानी कि व्हाइट पेपर कहा जाता है। अगर हम बात कर लें ईरान के बारे में, तो ईरान के दस्तावेज को, सरकारी दस्तावेज को कहते हैं ग्रीन बुक। अगला प्रश्न आगे है, भारत में रुपया का सिक्का सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था? तो आपको बताना है भारत में रुपया का सिक्का जो है किसके शासनकाल में ढाला गया था। तो आपका जो यहाँ से उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा शेरशाह सूरी के शासनकाल में जो है भारत में रुपया का सिक्का सर्वप्रथम ढाला गया था। अगर हम बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय द्वितीय के बारे में, जो तो इन्होंने जो है चांदी के सिक्के चलाए थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? तो रूपक। आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है चांदी के सिक्के चलाए थे जिसको रूपक कहा जाता था। और शिवाजी के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने जो है हॉर्न यानी कि सोने का और शिवराई यानी कि तांबे के सिक्के चलाए थे। और शाहजहां के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने मुगल काल में आना सिक्का चलवाया था। कौन सा सिक्का? तो आना सिक्का चलवाया था। बाकी आपका उत्तर जो है शेरशाह सूरी सही होगा। हम बात करेंगे
एक सेकेंड, हम बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो आधा झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है? तो आधा झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज जो है किसका प्रतीक है, ये आपसे पूछा है। तो आपका जो उत्तर यहाँ से हो जाएगा वह हो जाएगा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है आधा झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज। अगर हम बात करेंगे तो राष्ट्रीय आपातकाल का, तो उल्टा फहराया गया झंडा संकट या आपातकाल का प्रतीक होता है। और अगर बात करेंगे राष्ट्रपति शासन में, तो यह राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता को दर्शाता है। झंडे से इसका कोई भी संबंध नहीं है। और ये तो आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय शोक। और बात करेंगे राष्ट्रीय आपदा का, तो आपदा के समय शोक के स्वरूप भी झंडा झुकाया जा सकता है, पर सटीक उत्तर क्या है? पर सटीक उत्तर क्या होगा? राष्ट्रीय शोक। अगला प्रश्न आगे है, एलपीजी में मुख्यतः कौन सा गैस उपस्थित होता है? आपको ये बताना है। तो एलपीजी में जो है ब्यूटेन गैस उपस्थित होता है। कौन सी गैस? तो ब्यूटेन। अगर हम बात कर लें ऑप्शन के बारे में, तो मीथेन जो है, मीथेन यह क्या है? सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य घटक होता है मीथेन। अगर हम नाइट्रोजन के बारे में बात कर लें, तो इसका उपयोग जो है चिप्स के पैकेट में हवा भरने के लिए किया जाता है, नाइट्रोजन का उपयोग। और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बात कर लें, तो यह जो है आग बुझाने वाले यंत्र में और कोल्ड ड्रिंक्स में इस्तेमाल किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला प्रश्न आगे है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? आपसे देखिए पूछा है यहाँ पे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका जो उत्तर यहाँ से बनेगा वह हो जाएगा NaHCO3। यह क्या है? तो यह है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। अगर हम बात करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 के बारे में, यह क्या है? चूना पत्थर या तो संगमरमर का सूत्र है। और NaOH ये क्या है? यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कहते हैं हम लोग कास्टिक सोडा, उसका सूत्र है ये। और ये तो आपका ये उत्तर हो जाएगा NaHCO3। और H2SO4 ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिसको कि बैटरी में इस्तेमाल करते हैं। और सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है बैटरी अम्ल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आगे आपसे पूछा, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? आपको बताना है यहाँ पे कि यांत्रिक ऊर्जा को जो है ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। तो आपका जो यहाँ से उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा सितार। कौन सा उत्तर होगा आपका? तो सितार आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात कर लेंगे लाउड स्पीकर के बारे में, यह जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। और माइक्रोफोन के बारे में बात करेंगे, तो यह क्या है? तो यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और बांसुरी के बारे में बात करेंगे, तो यह क्या है? वायु के दबाव यानी कि फूंक से क्या है? ध्वनि पैदा करता है। और बाकी आपका सही उत्तर यहाँ पे सितार हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे आपसे पूछा गया है, LTTE किस देश का उग्रवादी संगठन है? तो LTTE जो है यह कहाँ का है? तो LTTE के बारे में आपको बताना है। तो यह जो है श्रीलंका का उग्रवादी संगठन है। अगर हम बात कर लेंगे भारत के बारे में, तो भारत में जो है उल्फा यानी कि असम या नक्सली जैसे कई अलग-अलग उग्रवादी संगठन क्या है? मौजूद हैं, यानी कि काम कर रहे हैं, एक्टिव है ये। और स्पेन के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ जो है ETA क्या है? ETA नामक अलगाववादी संगठन सक्रिय था। और श्रीलंका के लिए तो हो जाएगा LTTE। और अमेरिका के लिए बात करेंगे, तो यहाँ ऐतिहासिक रूप से कू कलक्कस क्लान जैसे श्वेत वर्चस्ववादी समूह रहे थे पहले। अगला प्रश्न आगे आपसे पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा होता है? तो भारत के जो है राष्ट्रीय कैलेंडर के प्रथम माह के बारे में आपसे पूछा गया, तो आपका जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका उत्तर डी नंबर सही हो जाएगा, चैत। और अगर इसके बारे में बात कर लें, तो बैसाख क्या है? तो यह शक संवत का दूसरा महीना होता है। और फागुन क्या होता है? तो यह शक संवत का 12वां महीना और अंतिम महीना भी इसे कहते हैं। और आषाढ़ के बारे में बात करेंगे, तो यह शक संवत का चौथा महीना होता है। अगला प्रश्न की हम बात करेंगे, तो आगे है, जयंतिया झील कहाँ अवस्थित है? आपसे पूछा है यहाँ पे कि जयंतिया झील कहाँ अवस्थित है। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वह मेघालय, आपका उत्तर सही हो जाएगा कि मेघालय में जो है जयंतिया झील अवस्थित है। अगर हम बात करेंगे तो मणिपुर में कौन सा झील है? तो मणिपुर में जो है लोकटक झील है। कौन सा झील है? तो लोकटक झील। अगर हम आगे बात करें मिजोरम के बारे में, तो यहाँ जो है मीजो पहाड़ियाँ और पलक दिल झील स्थित है। कौन सी? तो मीजो पहाड़ियाँ और पलक दिल झील जो है स्थित है मिजोरम में। और अगर सिक्किम के बारे में बात कर लेंगे, तो तफोमगो यानी कि छांगू झील स्थित है कहाँ पे? तो सिक्किम में। अगला प्रश्न आगे है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो राज्यसभा का जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वह होता है 6 वर्ष का। कितना दिन का होता है ये? ये होता है 6 वर्ष का।
अगला प्रश्न की हम यहाँ पे बात करेंगे। अच्छा, आप एक बात और याद रखेंगे कि 2 वर्ष में क्या होता है, तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य क्या है, हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और अगर हम बात कर लें यहाँ पे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का सामान्य कार्यकाल होता है, कितना दिन का होता है, तो ये होता है 5 वर्ष का। अगला प्रश्न, आगे आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त तार किसका बना होता है? तो इलेक्ट्रिक आयरन में जो प्रयुक्त तार होता है, वह किसका बना होता है, ये आपसे पूछा गया। तो आपका जो उत्तर होगा, वह हो जाएगा नाइक्रोम। ऑप्शन जो होगा आपका बी नंबर यहाँ से सही हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे टंगस्टन का, तो टंगस्टन का उपयोग जो है बिजली के बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पे कॉपर के बारे में, तो तांबे का उपयोग घरों में सामान्य वायरिंग तारों में किया जाता है। और जस्ता के बारे में बात कर लेंगे, तो जस्ता जो है जिसे कि जिंक कहते हैं, इसका अगर संकेत पूछे आपसे तो यह होता है Zn। और इसका उपयोग क्या होता है, तो लोहे को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन, जिसे कि जस्तीकरण कहते हैं, यानी कि लोहे पर जो है जिंक का पतला परत को चढ़ाना, जिसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन या तो जस्तीकरण, ये काम में आता है जिंक। अगला प्रश्न, आगे आपसे पूछा गया यहाँ पे कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थे, ये आपसे पूछा गया है। तो आपका जो यहाँ से उत्तर बनेगा वह हो जाएगा शिवाजी। क्या होगा आपका उत्तर, तो शिवाजी हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगर हम आगे बात कर रहे हैं महाराजा जयसिंह के बारे में, तो ये आमेर यानी कि जयपुर के शासक थे महाराजा जयसिंह। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात करेंगे, तो इनके दरबार में कालिदास सहित नवरत्न रहते थे, यानी कि कालिदास सहित जो है इसके दरबार में नवरत्न रहते थे। और किसके दरबार में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अगर हम अकबर के बारे में बात कर लें, तो इनके दरबार में भी कौन रहता था, तो बीरबल रहता था, तानसेन रहता था। और क्या है, बीरबल और तानसेन सहित इसके भी दरबार में नवरत्न थे। अगला प्रश्न आगे है, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? आपसे देखिए पूछा है यहाँ पे कि राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है, तो जो आपका सही उत्तर बनेगा यहाँ से वह हो जाएगा खड़गवासला। आपका सही उत्तर क्या होगा, खड़गवासला में जो है राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी स्थित है। अगर हम बात कर रहे हैं ऑप्शन के बारे में, तो देहरादून के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ इंडियन मिलिट्री एकेडमी क्या है, स्थित है देहरादून में। और अगर हम बिलासपुर के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ जो यह छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में स्थित शहरों के नाम है, यानी कि बिलासपुर जो है छत्तीसगढ़ में और हिमाचल प्रदेश में भी स्थित है। नासिक के बारे में बात कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ भारतीय सेना का आर्टिलरी सेंटर यानी कि तोपखाना केंद्र है, कहाँ पे, तो नासिक में। अगला प्रश्न आगे आपसे पूछा है, कौन सी मिट्टी ज्यादा जल सोखती है? आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सी मिट्टी जो है ज्यादा जल सोखती है। तो आपका जो उत्तर बनेगा वह बी नंबर सही हो जाएगा। दोमट मिट्टी जो होता है वह ज्यादा जल को सोखती है। अगर हम चिकनी मिट्टी के बारे में बात करेंगे, इसके कण बहुत छोटे होते हैं, यह पानी सोखती नहीं है बल्कि सतह पर रोक लेती है, यानी कि पानी को जो है यह सतह पर ही रोक लेती है। अगर हम बात करें काली मिट्टी के बारे में, तो यह कपास के लिए अच्छी है, यानी कि कपास के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी जो होता है वह काली मिट्टी होता है। और गीली होने पर, चिपचिपी और सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। अगर हम बात करेंगे लाल मिट्टी के बारे में, तो इसमें क्या होता है, तो आयरन ऑक्साइड क्या होगा, तो आयरन ऑक्साइड इसमें होता है और यह कम उपजाऊ होता है। अगला प्रश्न आगे हम बात करेंगे, तो व्यापारिक बेसलिन किससे निकाला जाता है? तो आपसे पूछा है यहाँ पे व्यापारिक बेसलिन जो है किससे निकाला जाता है, तो आपका जो उत्तर यहाँ पे हो जाएगा वह आपका उत्तर जो होगा बी नंबर सही होगा, पेट्रोलियम। यानी कि पेट्रोलियम से जो है व्यापारिक बेसलिन को निकाला जाता है। अगर हम बात करेंगे ऑप्शन के बारे में, डीजल के बारे में, तो यह वाहनों में इस्तेमाल होने वाला एक प्रकार का ईंधन है। बिल्कुल सही बात ये बोला गया है। और हम अगर एलपीजी के बारे में बात करेंगे, यह खाना पकाने वाली गैस है जिसे कहते हैं तल्रीकृत पेट्रोलियम गैस। अगर हम यूरेनियम के बारे में बात कर लें, तो यह क्या है, रेडियोधर्मी धातु है। यूरेनियम क्या है यहाँ पे, तो रेडियोधर्मी धातु है जिसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में, यानी कि आपको ये भी याद रखना है कि परमाणु रिएक्टर में किसका उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आगे है, इटली तथा ईरान का प्रमुख सरकारी दस्तावेज कौन सा है? आपसे पूछा यहाँ पे कि इटली तथा ईरान का प्रमुख सरकारी दस्तावेज कौन सा है, ये आपको बताना है। तो आपका जो उत्तर यहाँ से हो जाएगा वह आपका उत्तर हो जाएगा ग्रीन बुक। कौन सा उत्तर होगा आपका, तो ग्रीन बुक आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे व्हाइट पेपर के बारे में, तो यह कहाँ का है, तो भारत और ब्रिटेन का सरकारी दस्तावेज है व्हाइट पेपर।
अगर हम बात करेंगे व्हाइट बुक के बारे में तो यह चीन, जर्मनी या पुर्तगाल की सरकारों द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और ग्रीन बुक की तो बात कर ही लिए हैं। और बात करेंगे ब्लू बुक के बारे में तो यह क्या है, ब्रिटिश सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट होता है। किसमें होता है, तो ब्लू बुक में होता है। अगला प्रश्न आगे आपसे पूछा है, बीज रहित फल को किस तकनीक द्वारा विकसित किया जाता है, यानी कि जिस फल में बीज नहीं होता है उसको जो है किस तकनीक के द्वारा विकसित किया जाता है, तो आपका उत्तर होगा यहाँ पे संकरण के द्वारा। कौन सी तकनीक, तो संकरण तकनीक के द्वारा विकसित किया जाता है। अगर हम बात कर लेंगे अंकुरन में, अंकुरन के लिए ऑप्शन की बात करेंगे तो यह बीज से नया पौधा निकलने की प्राकृतिक प्रक्रिया होता है अंकुरन। और अगर हम बात करेंगे संवर्धन के बारे में, यह क्या होता है, तो यह टिश्यू कल्चर यानी कि संवर्धन से पौधे के ऊतकों को लैब में उगाया जाता है। तो पौधे के ऊतकों को जो है लैब में उगाया जाता है। कौन सा कल्चर, तो टिश्यू कल्चर यानी कि संवर्धन। बाकी संस्करण के बारे में तो हम अभी बात कर ही लिए हैं। और प्रसुप्तीकरण क्या है, तो यह बीजों के सुप्तावस्था में जाने की प्रक्रिया, यानी कि बीजों को जो है सुप्तावस्था में जाने की प्रक्रिया होता है प्रसुप्तीकरण। अगला प्रश्न आगे आपसे पूछा है, चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था। देखिए आपसे पूछा गया कि चीन ने जो है भारत पर कब आक्रमण किया था, तो आपका जो यहाँ से उत्तर होगा वह हो जाएगा 20 अक्टूबर 1962 ईस्वी को जो है चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। अगर हम बात कर लेंगे आगे तो 20 अक्टूबर 1964 की बात करेंगे तो 1900 इस वर्ष भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था। कब निधन हुआ था, तो 20 अक्टूबर 1964 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था। अगर हम बात कर लेंगे 1965 के बारे में, 19 दिसंबर 1965 के बारे में, तो 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। और अगर हम आगे बात कर लें तो 1962 के बारे में बात कर लेंगे तो यह आक्रमण से कुछ दिन पहले की तारीख है। बाकी ये नॉर्मल है, कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न आगे है कि हिजबुल्लाह किस देश का उग्रवादी संगठन है। देखिए आपसे पूछा है यहाँ पे कि हिजबुल्लाह जो है किस देश का उग्रवादी संगठन है, तो आपका जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वह हो जाएगा लेबनान। लेबनान का जो आतंकवादी संगठन, उग्रवादी संगठन है वह क्या है, हिजबुल्लाह। अगर हम बात करेंगे ऑप्शन के बारे में तो श्रीलंका का क्या है, तो एलटीटीई सक्रिय था श्रीलंका में। और बात करेंगे अफगानिस्तान तो तालिबान और अलकायदा सक्रिय है कहाँ पे, तो अफगानिस्तान में है। और बात कर लेंगे हम उत्तरी आयरलैंड का तो यहाँ आईआरए यानी कि आयरिश रिपब्लिकन आर्मी सक्रिय थी। अगला प्रश्न आगे आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। आपको यहाँ पे बताना है कि राष्ट्रीय गान जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, तो आपका जो उत्तर हो जाएगा यहाँ से वह हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर होगा, कोलकाता अधिवेशन। अगर हम कुछ और बात कर लें सूरत के बारे में तो 1907 में इस अधिवेशन में कांग्रेस जो है गरम दल और नरम दल में बंट गया था। कब, तो सूरत अधिवेशन 1907 में। और अगर हम बात कर लें बेलगांव के बारे में तो बेलगांव अधिवेशन जो है 1924 में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने किया था। अगर हम नागपुर के बारे में बात कर लें तो नागपुर अधिवेशन 1920 के तहत इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। बाकी आपको कोलकाता अधिवेशन के बारे में बता ही दिए हैं। अगला प्रश्न आगे है डायनेमो परिवर्तित करता है, यानी कि डायनेमो के बारे में आपको बताना है कि कौन से ऊर्जा को कौन से ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगर हम बात कर लेंगे विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है, तो लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो मोटर करता है। विद्युत मोटर जो होगा वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बाकी इसका तो बात हो ही गया। अगर हम बात करेंगे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तो यह काम बैटरी का है। किसका काम है, विद्युत सेल यानी कि बैटरी का काम है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। अगला प्रश्न आगे आपसे पूछा है भारी जल का आणविक सूत्र क्या होता है। तो भारी जल का जो आणविक सूत्र होता है वह होता है D2O। क्या होगा आपका उत्तर यहाँ पे, तो D2O जो है ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे N2O का तो यह क्या है, यह है नाइट्रस ऑक्साइड और इसको जो है हंसाने वाली गैस भी कहते हैं। अगर बात करेंगे H2O तो ये क्या है, ये तो जल की फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर बात करेंगे CO तो ये क्या है, एक कोबाल्ट नामक धातु यानी कि CO मतलब हो गया कोबाल्ट।
अगला प्रश्न है, आगे आपसे पूछा गया है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक जो होगा ये आपको बताना है, तो आपका उत्तर जो यहाँ से बनेगा वह हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे ऑप्शन का, तो के आर नारायण ये भारत के 10वें राष्ट्रपति थे। आपको याद रखना है, के आर नारायण जो है भारत के 10वें राष्ट्रपति थे। अगर हम बात करेंगे सलमान रश्दी के बारे में, तो यह जो है मिडनाइट फॉर चिल्ड्रन और द सैटर्निक बर्फेज के प्रसिद्ध लेखक हैं। और अगर हम बात करेंगे एपीजे अब्दुल कलाम का, तो इन्होंने जो है विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स जैसी किताबें लिखी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। अगला प्रश्न, आगे आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए आपसे क्या पूछा है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका जो उत्तर हो जाएगा यहाँ से वह हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन किया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। अगर हम बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, इन्होंने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। और अगर बात कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, ये क्या है? तो ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा जो है वह अस्थायी सदस्य चुने गए थे। कौन से सदस्य थे ये? वो अस्थायी सदस्य चुने गए थे। और इसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगर हम बात कर लें यहाँ पे सी राजगोपालाचारी के बारे में, तो ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न, आगे आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए आपसे पूछा गया है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका जो उत्तर यहाँ से होगा वह बनेगा K2। क्या होगा आपका उत्तर? तो K2 जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम बात कर लेंगे कंचनजंगा के बारे में, तो यह कहाँ पे है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पे यह है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है और पूरी तरह से भारतीय नियंत्रण वाले क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम बात कर लें आगे, तो माउंट एवरेस्ट के बारे में, तो यह कहाँ पे है माउंट एवरेस्ट? यह कहाँ है? तो नेपाल में है। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट ही है। अगर बात करें यहाँ पे डोडा बेटा के बारे में, तो यह क्या है? दक्षिण भारत में नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, यानी कि आपको याद रखना है डोडा बेटा क्या है? यह दक्षिण भारत में जो है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न, आगे आपसे पूछा गया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि राज्य हड़प नीति को किसने लागू किया था? तो ये जो राज्य हड़प नीति है इसको लागू करने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। आपका उत्तर जो होगा यहाँ से सी नंबर सही हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे लॉर्ड लिटन के बारे में, तो इन्होंने जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया था। अगर हम बात करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में, तो इन्होंने जो है भारत में सती प्रथा का अंत किया था। तो सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। अगर हम आगे बात कर लें यहाँ पे, तो लॉर्ड हार्डिंग के बारे में, तो इनके समय में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। अगर हम बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन का, तो भारत एवं ब्रिटेन देश का प्रमुख सरकारी दस्तावेज कौन सा है? ये आपसे पूछा गया है। तो आपका जो उत्तर होगा यहाँ पे वह हो जाएगा डी नंबर सही, व्हाइट पेपर। अगर हम और बात कर लें व्हाइट बुक के बारे में, तो यह कहाँ का है? तो जर्मनी या चीन का सरकारी दस्तावेज है व्हाइट बुक। अगर हम बात करेंगे ब्लू बुक के बारे में, तो यह ब्रिटिश सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट होता है ब्लू बुक। अगर येलो बुक की बात करेंगे, तो यह जो है फ्रांस का सरकारी दस्तावेज है। बाकी व्हाइट पेपर के बारे में आपको बता ही दिए हैं। आप बताएं अब कि आपको क्लास कैसा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले क्लास में आपसे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।